एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लीड कोड चैलेंज ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक को सॉल्व करेंगे और अपने प्रीवियस सीरीज में हम लोग 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं अपने 16 क्वेश्चन को, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ तक हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, दैट इज इंटरवल कैंसलेशन। आज बारी है प्रॉमिस टाइम लिमिट एंड ये हमारे नीचे के कुछ क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपने 16th क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का कहना है कि प्रॉमिस टाइम लिमिट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें तो गिवन एन एसिंक्रोनस फंक्शन fn, हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, एक असिंक्रोनस फंक्शन प्रोवाइड किया गया है एंड टाइम t इन मिलीसेकंड, और हमें रिटर्न करना है एक न्यू टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन। क्या करना है? रिटर्न न्यू टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ इनपुट फंक्शन। फंक्शन fn टेक्स आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द टाइम लिमिटेड फंक्शन, और ये जो हमारा फंक्शन fn है वो सेम आर्ग्यूमेंट हमारे एक्सेप्ट कर रहा है जो टाइम लिमिटेड फंक्शन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे टाइम लिमिटेड फंक्शन क्या रूल फॉलो कर रहा है, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड फॉलो दीज रूल्स। कौन कौन से? इफ द फंक्शन fn completes within the time limit of t millisecond, यानी कि एक हमारे पास t मिली सेकेंड का टाइम है और ये क्या है, एक टाइम लिमिट है फंक्शन के ऊपर, जो हमारा fn फंक्शन है उसके ऊपर। अगर ये fn फंक्शन इस t टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, तो द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड रिजॉल्व विद द रिजल्ट, और जो टाइम लिमिटेड फंक्शन है वो रिजॉल्व होना चाहिए रिजल्ट के साथ, क्योंकि अगर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, और उसी रिजल्ट के साथ हमें रिजॉल्व होना है अगर फंक्शन हमारा t टाइम से पहले एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्या है इसका रूल? इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ fn एक्सीड्स द टाइम लिमिट, और अगर ये जो टाइम लिमिट है उसको एक्सीड कर जाए हमारा fn फंक्शन, तो होना क्या चाहिए? द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड रिजेक्ट विद द स्ट्रिंग टाइम लिमिट एक्सीड, यानी कि जो हमारा टाइम लिमिट फंक्शन है उसको फिर रिजेक्ट करना है किसके साथ? एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है उसके साथ, टाइम लिमिट एक्सीड, अगर हमारा fn फंक्शन एक्सीड कर जाता है टाइम लिमिट। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके कि क्या क्या एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इनपुट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना fn फंक्शन असिंक, और इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक n आर्ग्यूमेंट हमारा, राइट। और ये फंक्शन क्या हो रहा है? सिंपल एरो फंक्शन है और अवेट कर रहा है एक न्यू प्रॉमिस जो रिजॉल्व हो रही है किसके साथ? n क्रॉस n के साथ, यानी कि इसको रिटर्न करना है n क्रॉस n, वो भी 100 मिली टाइम सेकेंड के बाद, राइट। ये हमारा सेट टाइम आउट है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट होना है। अब देखते हैं टाइम लिमिट फंक्शन का टाइम क्या है, और हम इसको टाइम लिमिट प्रोवाइड करते हैं 50 मिली सेकेंड, कि तुम्हें 50 मिली सेकेंड से पहले पहले एग्जीक्यूट होना है, लेकिन हमारा टाइम यहाँ पे 100 है कि 100 के बाद ये फंक्शन रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे जब आउटपुट हमें मिलता है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? रिजेक्टेड टाइम लिमिट एक्सीड, क्योंकि जो t है वो 50 मिली सेकेंड है और फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम 100 मिली सेकेंड है, और टाइम हमारा यहाँ पे शो करा दिया 50 मिली सेकेंड। तो ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो हम लोग सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे अपना देखते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ये देखो, यहाँ पे फिर से हमें क्या प्रोवाइड किया गया? एक fn फंक्शन जो रिजॉल्व कर रहा है एक प्रॉमिस को, और वो भी एक टाइम के बाद रिजॉल्व करना है, वो भी 100 मिली सेकेंड के बाद, और रिजॉल्व क्या करना है? n क्रॉस n को रिटर्न करना है, राइट। और अगर इनपुट इसको हम 5 प्रोवाइड करते हैं कि 5 क्रॉस 5 तुम्हें रिटर्न करना है, और जो टाइम लिमिट है वो हम देते हैं 150 मिली सेकेंड, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? रिजॉल्व, क्योंकि जो टाइम है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन का वो 100 है, और जो टाइम लिमिट है हमारे फंक्शन की वो 150 है, कि 150 से पहले पहले तुम्हें एग्जीक्यूट होना है, लेकिन वो तो 100 मिली सेकेंड पे ही एग्जीक्यूट हो गया, तो उसने रिटर्न कर दिया हमारी रिजॉल्व वैल्यू को, दैट इज 25, और टाइम हमारा 100 है। अब इसी फंक्शन का हमें क्या करना है? लॉजिक लिखना है। तो सिंपल, हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने कोड वाले सेक्शन पे। परफेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है। हम लोग क्या करते हैं? अपने fn को कर देते हैं एग्जीक्यूट, और वो भी हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे आर्ग्स अपने प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो रिजल्ट मिलेगा मुझे इस fn से उसको मैं होल्ड कर लेता हूँ वेरिएबल में, दैट इज ऑन सक्सेस वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं। परफेक्ट, मैंने इसके रिजल्ट को यहाँ पे क्या किया? होल्ड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? सिंपल, जो हमारी प्रॉमिस रिटर्न हो रही है उसको करते हैं रिटर्न, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। न्यू प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो हमें प्रॉमिस रिटर्न करनी है, और ये न्यू प्रॉमिस क्या होगी? या तो रिजॉल्व होगी या फिर रिजेक्ट होगी। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करती है जिसमें हम लोग अपना रिजॉल्व फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और रिजेक्ट वाला फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। देन मैं क्या करता हूँ? इस प्रॉमिस के अंदर अगर ये रिजॉल्व हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है तो करना क्या है?
सिंपल एक सेट टाइम आउट, क्योंकि जो टाइम आउट के बाद ही तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, और एक जो टाइम टी है उसके बाद फंक्शन को कर देना है रिजेक्ट, क्योंकि रिजॉल्व होना है फंक्शन को सिर्फ उस टाइम लिमिट से पहले पहले। तो हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर अपना कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, और ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा, और क्या करेगा, सिंपल प्रॉमिस को रिजेक्ट करेगा, सॉरी, क्योंकि अगर टाइम हमारा एक्सीड हो गया तो क्या करना है, प्रॉमिस को रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट करने के साथ एक हमें मैसेज प्रोवाइड करना है, दैट इज टाइम लिमिट एक्सीड। मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, टाइम लिमिट एक्सीडेड। परफेक्ट, ये हमें लिखना है, ये हमने लिख दिया। और ये प्रॉमिस रिजेक्ट कब होनी चाहिए, टी टाइम के बाद। तो मैं यहाँ पे टाइम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो हमारा टी टाइम है उसके बाद इसको रिजेक्ट करना है। और हम क्या करते हैं, अपनी ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट करके। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसी में इसको कर लूंगा स्टोर, कॉन्स्ट रिजल्ट करके। देन हमें क्या करना है, जो प्रॉमिस यहाँ से मिल रही है यानी फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद, और जो रिजेक्ट हो रही है प्रॉमिस, इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है और रिटर्न करना है इसके बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे और एक प्रॉमिस का मेथड यूज करेंगे, दैट इज रिटर्न प्रॉमिस डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट रेस। अब ये रेस क्या है, रेस एक प्रॉमिस का मेथड है जिसमें हम लोग एरे के फॉर्म में अपनी बहुत सारी प्रोमिस को स्टोर करते हैं। जैसे हमारी दो प्रॉमिस है, एक तो ऑन सक्सेस है यहाँ पे, एंड सेकंड हमारी है कौन सी, रिजल्ट वाली, यानी कि जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को भी शो कर देता हूँ। अब ये देखो, ये करेगा क्या, यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रेस, ये सिंपल इन दोनों प्रोमिस को चेक करेगा, यानी कि इसको भी और इसको भी इंडिविजुअली। देन इनमें से जो पहले सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होने का मतलब या तो रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो। अगर ऑन सक्सेस पहले सॉल्व हो रही, तो ये प्रॉमिस डॉट रेस मेथड क्या है, सक्सेस, यानी कि एक प्रॉमिस के सक्सेस होने पे ये सभी प्रॉमिस को सक्सेस कर देगा और रिटर्न कर देगा हमारी रिजॉल्व वैल्यू, अगर ऑन सक्सेस पहले रिजॉल्व होगी। या फिर रिजल्ट हमारी पहले रिजॉल्व हो रही है, तो ये क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा और जो रिजल्ट से हमें मिलेगा आउटपुट उसको फिर रिजॉल्व करके रख देगा। या फिर यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकती है। बस रेस मेथड चेक करता है कौन सी प्रॉमिस पहले सॉल्व हो रही है, और जिस रिजल्ट के साथ सॉल्व हो रही है वो रिजल्ट एज अ प्रॉमिस ये रिटर्न कर देगा। अगर रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्ट कर देगा, अगर रिजॉल्व हो रही है तो रिजॉल्व कर देगा। सिर्फ एक प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने से ये रिएक्ट करता है, राइट। जितनी भी प्रॉमिस में हम लोग स्टोर करते हैं उससे मतलब नहीं होता, जो पहले सॉल्व हो जाएगी उसी का रिजल्ट या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट ये कर देगा रिटर्न। परफेक्ट, रेस मेथड समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। देन हम इसको करते हैं रन। तो जब रन करते हैं देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। परफेक्ट, हमारी जो चारों केस थे वो हो चुके हैं एक्सेप्ट। अब हम कर देते हैं इस कोड को सबमिट, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड रन टाइम हमारा 50 मिली सेकेंड का है कोड का, बीच 79.4% प्यूपिल, राइट। अब हम लोग स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैचे विथ टाइम लिमिट। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, राइट अ क्लास दैट अलाउज गेटिंग एंड सेटिंग की वैल्यू पेयर्स, हाउएवर टाइम अंटिल एक्सपायरेशन इज एसोसिएटेड विद ईच की, यानी कि हर एक की के साथ एक टाइम लिमिट या फिर टाइम एक्सपायरी डेट उसके साथ अटैच है या फिर एसोसिएटेड है। और हमें क्या करना है, राइट अ क्लास दैट अलाउज गेटिंग एंड सेटिंग की वैल्यू पेयर्स, या तो गेट कर सकें और सेट कर सकें की वैल्यू पेयर, वो भी कैचे में। ऐसी हमें क्लास लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, द क्लास हैज 3 पब्लिक मेथड्स। अब ये पब्लिक मेथड्स क्या होते हैं, जो हर कोई एक्सेस कर सके, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं। तो पब्लिक मेथड्स इस क्लास में 3 है। सबसे पहला है सेट। हम लोग पहले इन 3 मेथड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, देन कोड करेंगे। देखो यहाँ पे 3 मेथड्स हमें प्रोवाइड किए गए क्लास के, 3 पब्लिक मेथड्स। फर्स्ट है सेट एंड गेट, एंड थर्ड इज काउंट। अब सेट मेथड क्या करता है, देखो एज एन आर्गुमेंट ये पहले तो की लेता है, क्योंकि हमें सेट करना है की वैल्यू पेयर और एक टाइम लिमिट के साथ, उसके साथ हमें ड्यूरेशन भी देनी होगी। और ये क्या करता है, एक्सेप्ट एन इंटीजर की, एन इंटीजर वैल्यू एंड ड्यूरेशन, राइट। और एक टाइम ये एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट इन मिली सेकेंड। वंस द ड्यूरेशन हैज elapsed, द की शुड बी inaccessible। अगर हमारा जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी ड्यूरेशन क्रॉस हो जाता है टाइम का, तो की क्या होगी, की इनएक्सेसिबल हो जाएगी, फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर की नहीं एक्सेस कर पा रहे तो फिर वैल्यू भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। The method should return true if the same unexpired key already exists। अगर मेथड ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई अनएक्सपायर्ड की मतलब जिसकी अभी ड्यूरेशन इलेप्स नहीं हुई है, अनएक्सपायर्ड की अगर एग्जिस्ट करती है हमारे सेट मेथड के अंदर, तो ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर हमारी अनएक्सपायर्ड की कोई एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर सिंपल हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। Both the value duration should be overwritten if the key already exists।
और हम क्या कर रहे हैं, अगर सेम की और वैल्यू को दोबारा से सेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा हमारे प्रीवियस वैल्यू को, राइट, जो अगर की एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है। अब देखते हैं गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, सिंपल एक की लेता है एज एन आर्गुमेंट, ये जो की हमने यहाँ पे पास की थी वो वाली की। इफ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट, हम क्या कर रहे हैं, गेट मेथड से ये जो की वैल्यू पेयर है उसको गेट करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि कंसोल या फिर प्रिंट जो भी कर सकें। तो यहाँ पे अगर कोई अनएक्सपायर्ड की, अनएक्सपायर्ड मतलब जिसकी अभी ड्यूरेशन बची हुई है, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ उसका, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू। तो उसे उसकी वैल्यू रिटर्न करके हमें देनी है, क्योंकि की वैल्यू पेयर में अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं और अगर हम की एक्सेस कर रहे हैं तो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए उसकी। अदरवाइज इट शुड रिटर्न -1। अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो -1 रिटर्न कर। अब काउंट मेथड क्या करता है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, बस रिटर्न करता है द काउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड कीज अवेलेबल इन द कैचे मेमोरी, राइट। अगर किसी भी कैच मेमोरी में अनएक्सपायर्ड की अवेलेबल है तो उन काउंट या फिर नंबर हमें रिटर्न करके देता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम लोग समझें, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 दिया गया है, फिर हम लोग कोड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम लिमिटेड कैचे फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले करते हैं सेट वैल्यू। तो देखो एट t0 पे द कैचे इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो कैच मेमोरी है हमारी कंस्ट्रक्टेड हुई, और उसके बाद हम कर रहे हैं सेट। सेट मेथड क्या करता है, 3 वैल्यूज लेता है। सबसे पहले की वैल्यू एंड टाइम, तो यहाँ पे की 1 है, देन वैल्यू 42 एंड टाइम 100, यानी कि 100 मिली सेकेंड तक इसको यहाँ पे रहना है, एक्सपायर नहीं होना है। तो सेट करते टाइम क्या हो रहा है, एट टी इज इक्वल्स टू 0, की वैल्यू पेयर 1, यानी कि 1 एंड 42 की वैल्यू इज एडेड विद अ टाइम लिमिट ऑफ 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड के टाइम लिमिट के साथ इसको ऐड कर दिया गया। एंड द प्रीवियस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट सो फॉल्स इज रिटर्न। मतलब कि ये जो 42 है ये कभी एग्जिस्ट पहले नहीं कर रही थी और दोबारा हमने जब इसको सेट किया तो हमें फॉल्स मिला, इट मीन्स ऐसी कोई वैल्यू पहले थी ही नहीं इसमें। देन हम क्या करते हैं, गेट करते हैं जो भी प्रीवियस वैल्यू इसमें स्टोर्ड है। तो देखो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं एज एन आर्गुमेंट, 1। 1 क्या है, ये की है जो हमने पहले स्टोर करी थी, राइट। ये 1 हमारा क्या है, ये की है जो हमने पहले स्टोर किया हुआ था। तो एट टी 50 मिली सेकेंड, यानी टी इज इक्वल्स टू 50 मिली सेकेंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था, ये हमारा टाइम डिलीज है। और उसके बाद की इज इक्वल्स टू 1 इज रिक्वेस्टेड एंड द वैल्यू ऑफ 42 इज रिटर्न, बिकॉज 1 की पे स्टोर क्या है, 42 स्टोर है, और जैसे ही हमने की प्रोवाइड की तो उसकी वैल्यू हमें एसोसिएटेड वैल्यू गेट हो गई, यानी कि हमें मिल गई है, राइट। और देखते हैं काउंट मेथड जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, काउंट मेथड क्या करेगा, कॉल होगा एंड देयर इज वन एक्टिव की इन कैचे एट टी इज इक्वल्स टू 100 मिली सेकेंड, की 1 इज एक्सपायर्स। अब 100 मिली सेकेंड पे की एक्सपायर होगी तो काउंट करते हैं तो हमें 1 रिटर्न में मिलता है, राइट। क्योंकि काउंट मेथड क्या करता है, अनएक्सपायर्ड की को रिटर्न करता है, उनके नंबर्स। देन हम क्या करते हैं, गेट करते हैं जो हमें की स्टोर फिर से है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो भी की है उसकी वैल्यू फिर से हमें ला के दो। लेकिन इस बार जो टाइम है हमारा वो 150 मिली सेकेंड है, और जो हमने की 1 स्टोर की थी वो तो सिर्फ 100 मिली सेकेंड के लिए स्टोर की थी, और हम लोग गेट कर रहे हैं इसको 150 पे। तो हमें क्या मिल रहा है, -1, क्योंकि ऐसी कोई की अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं इसमें कोड, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बस इसको समझते जाओ, कॉन्सेप्ट समझो और कोड करो, राइट। अब हम लोग करते हैं इसको क्लीन, देन यहाँ पे आते हैं। परफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने कैचे मेमोरी को स्टोर करते हैं, तो दिस डॉट कैचे। अब ये दिस मेथड क्या है हमारा, दिस मेथड एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, बस हम लोग क्या करते हैं इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, राइट। ये हमने कैचे अपना क्रिएट कर लिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सेट मेथड पे आते हैं। सेट मेथड 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, की वैल्यू एंड ड्यूरेशन। इसको पहले हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, यानी कि वैल्यू कैसे सेट करनी है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने इस सेट फंक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट है, लेट रिजल्ट, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एज अ फॉल्स, क्योंकि अभी कोई वैल्यू हमें प्रोवाइड ही नहीं की गई है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, तो हम लोग फॉल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल चेक करेंगे कि क्या की हमारी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट कैचे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। अब ये एक मेथड है हमारा, प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, चेक करती है कि जो हमारी की एग्जिस्ट कर रही है उस नाम की या फिर नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी एंड इसमें प्रोवाइड करता हूँ अपने की का नाम, यानी कि की। अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करना है, सिंपल हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि अगर की सेम नेम की एग्जिस्ट कर रही है तो हमें रिटर्न करना है अपने कोड में ट्रू। और अगर एग्जिस्ट कर रही है की तो उसको रिमूव भी करना है एक टाइम के बाद, राइट, क्योंकि हमें ड्यूरेशन भी तो प्रोवाइड की हुई है हमने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने क्लियर टाइम आउट मेथड, ये क्या करता है, सिंपल एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस की को रिमूव करेगा वहां से। तो मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ दिस डॉट कैचे
और किसका टाइम देना है, की डॉट टाइमर का। आपने जो हमारे की में टाइमर स्टोर्ड है, उस टाइमर के बाद हमें क्या करना है, उस की को रिमूव करना है, राइट। ये हमने क्लियर टाइम आउट मेथड के थ्रू दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सीधे नीचे और कैसे वैल्यू को डिलीट करते हैं उसका लॉजिक लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट रेफरेंस करके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें दिस ऑब्जेक्ट यानी कि दिस जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करके रख देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट मेथड लिखते हैं कि इस टाइम के बाद हमारा जो की है वो डिलीट हो जानी चाहिए। ये टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ और डिलीट करना है फिर हमें क्या, जो रेफरेंस डॉट कैचे की है, रेफ डॉट कैचे, उसकी जो की है उसको कर दो डिलीट। परफेक्ट, ये हमें की डिलीट करना है। और किस टाइम ड्यूरेशन के बाद, जो हमारा ड्यूरेशन है ये वाला ड्यूरेशन, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे पेस्ट करना है कि इस ड्यूरेशन के बाद हमें डिलीट करनी है अपनी की को। और अगर ये टाइमर एक्सपायर हो जाए तो हमें फिर क्या करना है, क्लियर टाइम आउट। तो इस सेट टाइम आउट से जो आईडी रिटर्न होगी उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो लेट टाइम आउट आईडी करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और ये टाइम आउट आईडी सिर्फ सेट टाइम आउट रिटर्न करता है, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब हमने प्रीवियस की को तो अपने डिलीट कर दिया। अब जो नई की हम लोग पास करेंगे जब यूजर सेट करेगा उसको, तो उसको भी तो अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल दिस डॉट कैचे, उसकी जो की है उसमें स्टोर करना है। क्या क्या स्टोर करना है, की वैल्यू स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट था उसमें स्टोर करेंगे। सबसे पहले वैल को स्टोर करो एज अ वैल्यू, यानी वैल्यू को स्टोर करना है एज अ वैल। एंड जो हमारा टाइमर है उसमें स्टोर कर देना है हमारी टाइम आउट आईडी जो हमने प्रोवाइड की थी। टाइम आउट आईडी भी हमने प्रोवाइड कर दी, राइट। ओके, सेम नेम रखते हैं अपने वेरिएबल का। तो यहाँ पे जो अपडेटेड वर्जन है की का वो हमने रख दिया, और जो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक टाइम के बाद हमें उसे डिलीट करना है, और फिर सेट टाइम आउट मेथड भी हमें क्लियर कर देना है, तो वो हमने कोड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने रिजल्ट को करेंगे रिटर्न। जो हमारा ये वाला रिजल्ट है इसको कर देंगे रिटर्न, की ऑलरेडी हमने जो की है अपनी वो सेट कर दी है। दूसरा, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको डिलीट भी कर दिया है। फिर हम लोग गेट और काउंट का लॉजिक लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा अपने रिजल्ट को, ये हमने रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं सेकंड मेथड जो हमारा है गेट। गेट मेथड क्या करता है, सिंपल एक आर्गुमेंट लेता है की, और हमें उसी की वैल्यू पेयर को रिटर्न करना है। तो सिंपल क्या करना है, अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू हमें ला के दो, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें रिटर्न करना है -1। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मेरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो रिटर्न करना है -1। दिस डॉट कैचे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, ये सिंपल चेक करेगी एज ए आर्ग्यूमेंट। इसमें मैं अपनी की का नाम प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज की। और अगर ये की नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न करना है सिंपल -1। देखो मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है, नॉट का मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अगर दिस डॉट कैचे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी की, अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, इट मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो रिटर्न करना है -1। और इसमें एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लगा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, अब सही है, रिटर्न कर दिया। और अगर की एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करो उसकी वैल्यू। सिंपल, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट कैचे, और जो की है उसकी वैल लेके आओ, यानी कि वैल्यू। मैं यहाँ पे कैचे, और वैल्यू को किस नाम से स्टोर किया था, उसको हमने स्टोर किया था वैल नाम से, तो मैं यहाँ पे वैल को रिटर्न करा दूंगा। ये हमारा गेट मेथड हो गया। अब काउंट मेथड क्या करेगा, सिंपल नंबर्स को हमें रिटर्न करके देगा, जितने भी नंबर हमें लिखे हुए तो मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज। और इसमें क्या है, दिस डॉट कैचे की जो लेंथ है उसे रिटर्न करो, दिस डॉट कैचे डॉट लेंथ। परफेक्ट, हमें लेंथ को रिटर्न करना है, बस ये हो गया। अब मैं एक बार इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम लोग इसको फिर रन करेंगे और इसको फिर सबमिट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने दिस डॉट कैचे को क्रिएट किया और एक ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर लिया, यानी कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने। एंड देन सेट मेथड क्या कर रहा है, की वैल्यू ड्यूरेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये की वैल्यू ड्यूरेशन क्या है, सिंपल एक की लिमिट है। सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट किया, एज अ फॉल्स इसको स्टोर कर लिया कि अभी रिजल्ट नाम का कोई है ही नहीं, तो उसको फॉल्स कर दो, देन हम लोग उसको ट्रू कर देंगे। देन चेक करेंगे, अगर कोई की एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करो ट्रू, सेम नेम की अगर एग्जिस्ट करती है। देन क्या करना है, क्लियर टाइम आउट करना है, जो हमारे टाइम है यानी कि ड्यूरेशन, इसको रिमूव करना है जो सेट टाइम आउट मेथड है, और उसके लिए टाइम आउट आईडी हम लोगों ने ली थी। देन हमने क्या किया था, अपडेटेड वर्जन जो यूजर दोबारा से पास कर रहा है, ये क्या था, चेक कर रहा था जो प्रीवियस सेम की एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। दूसरा क्या कर रहा था, यहाँ पे ये रिमूव कर रहा था एक ड्यूरेशन के बाद हमारी कीज को, राइट, क्योंकि डिलीट भी करना था। देन हम लोग अपडेटेड वर्जन ऑफ की को स्टोर करते हैं, वैल्यू को एज अ वैल एंड टाइम आउट आईडी को एज अ टाइमर हमने स्टोर कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे अपने रिजल्ट को।
अब ये हमारा सेट मेथड हो गया, सेट मेथड का काम कंप्लीट। देन गेट मेथड क्या कर रहा था, अगर ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है जो हम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं तो रिटर्न करो -1, और अगर करती है तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करके दे दो। ये सिंपल गेट मेथड था हमारा। और सेट मेथड हो गया, गेट मेथड हो गया। अब बचा काउंट। काउंट मेथड क्या करेगा, जो भी अनएक्सपायर्ड की अवेलेबल है उनकी हमें लेंथ प्रोवाइड कर दो। बस ये हमारा इसका पूरा कोड हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं। जब इस कोड को सिंपल रन करेंगे देन हम इसको सबमिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक रन टाइम एरर आ रही है। देखते हैं ये एरर क्या बोल रही है। देखते हैं फिर इसको भी सही करेंगे। अब एरर आ रही है तो मैं इसको एरर में कट नहीं करूंगा, सिंपल एरर भी देखते हैं कि क्या आ रही है। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रही है, सेट टाइम आउट का सिंपल एम हम लोगों ने मिस कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसके एम को भी क्रिएट कर दूंगा, जो हमारा सेट टाइम आउट मेथड है। कहाँ पे हमने लिखा था, अपने गेट मेथड में लिखा था, सॉरी सेट मेथड में, ये वाला। परफेक्ट, मैं यहाँ पे एक एम लगा दूंगा। अब इसको रन करते हैं तो अब देखते हैं क्या एक्सेप्टेड होता है या फिर नहीं कोड हमारा। ओके, यहाँ पे केस 2 में एरर आ रही है। देखते हैं कौन सी एरर। जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं, सेट -1 हमें मिल रहा है। देखते हैं कौन सी एरर है यहाँ पे। सिंपल ओके, इस कोड को यहाँ पे चेक करते हैं। मैं इसको एडिटिंग से रिमूव नहीं करूंगा, बस जो एरर्स आ रही हैं उनको भी हैंडल करते हैं पहले, राइट। देखते हैं यहाँ तक ठीक लिखा हुआ है, सेट मेथड फंक्शन की वैल्यू ड्यूरेशन लेट रिजल्ट फॉल्स एंड रिटर्न ट्रू। नहीं, यहाँ पे क्या है, जो हमारा ट्रू है उसको रिटर्न नहीं करना है, उसको हमें इसमें चेंज करना है। क्योंकि जो रिजल्ट को जब हमने फॉल्स किया, यानी कि जब वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जब हमने फॉल्स किया, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हमें फिर ट्रू में रिटर्न करना पड़ेगा। परफेक्ट, तो यही हमारी एरर थी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो रिटर्न की जगह थी उसको करते हैं रिजल्ट और उसमें स्टोर कर देते हैं ट्रू। देन इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं कोई एरर आ रही है या फिर कोड एक्सेप्टेड होता है हमारा। परफेक्ट, ये हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है और अब हम कर देते हैं इसको सबमिट। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबाउंस। डीबाउंस का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। गिवन अ फंक्शन fn एंड द टाइम इन मिलीसेकंड t, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया और एक टाइम प्रोवाइड किया गया। रिटर्न अ डीबाउंस्ड वर्जन ऑफ दैट फंक्शन, हमें रिटर्न करना है डीबाउंस्ड वर्जन ऑफ दैट fn फंक्शन। अब ये डीबाउंस्ड वर्जन क्या होता है, अ डीबाउंस्ड वर्जन या फिर फंक्शन is a function whose execution is delayed by t मिलीसेकंड। यानी कि एक डिबाउंस फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसका जो एग्जीक्यूशन है वो t मिलीसेकंड के तक डिले रहेगा। ओके, ये तो हमने देखा था, पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। एंड whose execution is cancelled if it is called again within that window of time। यहाँ पे ये नया कॉन्सेप्ट है सिंपल। अगर एक टी टाइम लिमिट है फंक्शन के ऊपर और इस टी टाइम से पहले हम इसको कॉल कर ले रहे हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, 20 मिली सेकेंड का टी टाइम है और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं 10 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो 10 मिली सेकेंड वाला कॉल है ये हो जाएगा कैंसल। और जब ये कैंसल हो जाएगा तो जो टाइम लिमिट T20 था वो यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। तो हमारा फंक्शन 10 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट ना होगा, 30 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो इसका टाइम है वो 20 मिली सेकेंड है एग्जीक्यूट होने का, राइट। और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं 10 मिली सेकेंड पे। देन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो टाइम है 20 मिली सेकेंड का वो शिफ्ट हो जाएगा 10 से स्टार्ट होना। देन 30 मिली सेकेंड पे हमारा ये फंक्शन fn एग्जीक्यूट होगा। ये डिबाउंस्ड फंक्शन का मतलब है। अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स से t इज इक्वल्स टू 50 मिली सेकेंड, यानी कि जो हमारा फंक्शन का टाइम है वो 50 मिली सेकेंड है। एंड द फंक्शन वाज कॉल्ड एट 30 मिली सेकेंड। पहला फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, सेकंड फंक्शन 60 मिली सेकेंड पे कॉल होता है, एंड थर्ड फंक्शन हमारा 100 मिली सेकेंड पे कॉल होता है। अब इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट फंक्शन यानी कि फर्स्ट टू फंक्शन कॉल्स वुड बी कैंसल्ड एंड द थर्ड फंक्शन कॉल्ड वुड बी एग्जीक्यूटेड एट 150 मिली सेकेंड। एक मिनट, समझते हैं पहले इसको अच्छे से। सबसे पहले फंक्शन के एग्जीक्यूशन का टाइम है 50 मिली सेकेंड, हम उसको कॉल कर रहे हैं 30 मिली सेकेंड पे। यानी कि 30 मिली सेकेंड पे जैसे ही हमने कॉल किया, इस टाइम से पहले फंक्शन एग्जीक्यूशन तो पहले कैंसिल हुआ। देन हमारा ये जो 50 मिली सेकेंड वाला टाइमर था वो शिफ्ट हो चुका है 50 प्लस 30 यानी कि 80 मिली सेकेंड पे। 80 मिली सेकेंड पे अब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, या फिर 80 मिली सेकेंड के बाद ही हम इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने दोबारा से अपने फंक्शन को 60 मिली सेकेंड पे कॉल कर लिया। 60 मिली सेकेंड पे जब हमने कॉल किया, लेकिन हमारा जो टाइम था वो था 80 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होने का। तो फिर से हमारा फंक्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका टाइम है 60 प्लस 50 दैट इज 110 मिली सेकेंड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब हमने इस फंक्शन को दोबारा से 100 मिली सेकेंड पे कॉल किया, यानी कि दोबारा से 100 मिली सेकेंड पे कॉल किया इस टाइम से पहले, तो फंक्शन क्या होगा,
150 मिली सेकेंड पे हमारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 50 मिली सेकेंड इसका टाइम था एग्जीक्यूशन का, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल थी वो कैंसिल हो गई, सेकेंड वाली कैंसिल हो गई, जो थर्ड थी वो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसको कॉल नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली 150 मिली सेकेंड के बाद कॉल हो चुका है, क्योंकि टाइम जो था वो 50 मिली सेकेंड था, राइट। तो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा फंक्शन 150 मिली सेकेंड पे। फिर से हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। If instead t is equals to 35 millisecond, the first call would be cancelled and the second would be executed at 95 millisecond. यहाँ पे जो t है वो शिफ्ट कर दिया गया 50 से 35 मिलीसेकंड। देन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 30 मिलीसेकंड पे, यानी कि 35 तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम था और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं 30 मिलीसेकंड पे, तो फंक्शन फिर से कैंसिल हो गया और जो टाइम है वो शिफ्ट हो जाएगा 65 मिलीसेकंड पे, राइट, फंक्शन का। लेकिन हमने इसको फिर से 60 मिलीसेकंड पे एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कॉल कर लिया, तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेकिन ये कैंसिल होके शिफ्ट हो जाएगा 95 मिलीसेकंड पे। ये जो 95 मिलीसेकंड पे है इस पे हो जाएगा शिफ्ट। देन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 100 मिलीसेकंड पे और 100 मिलीसेकंड इससे बड़ा है, यानी कि 95 से, तो फंक्शन पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हमारा हो जाएगा 95 मिलीसेकंड पे। बस इतना कॉन्सेप्ट है कि हमें फंक्शन को उस टाइम लिमिट से पहले कॉल नहीं करना है। अगर कर दिया तो स्क्रैच टाइम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 30 + 50, दैट इज 80 पे अब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इसका सिंपल लॉजिक लिखते हैं, कोई टफ लॉजिक नहीं है इसका। तो देखो, हमें फंक्शन प्रोवाइड किया गया हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ और हमें क्या करना है, एक टाइम के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट टाइम आउट, और ये सेट टाइम आउट मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हम कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं इसको, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम अपने fn को एग्जीक्यूट कर देंगे आर्ग्यूमेंट के साथ। जो हमारे आर्ग्यूमेंट थे उनके साथ एग्जीक्यूट कर दूंगा, लेकिन एक टाइम t के बाद, जो हमारा टाइम यहाँ पे t है, उसके बाद फंक्शन को कैंसिल भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो टाइम आउट आईडी हमें मिलेगी यहाँ से, तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ इसको टाइमर आईडी में। जो हमारी सेट टाइम आउट से आईडी रिटर्न होगी उसको स्टोर कर लिया टाइमर आईडी में, और इस टाइमर आईडी को मैं क्लियर करूंगा क्लियर टाइम आउट मेथड के थ्रू, और इसमें प्रोवाइड कर देंगे अपने टाइमर आईडी। परफेक्ट। ये टाइमर आईडी क्या है, ये सेट टाइम आउट रिटर्न कर रहा है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेट टाइम आउट को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि क्लियर कर रहे हैं अपने सेट टाइम आउट मेथड को। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर आईडी वेरिएबल है इसको सिंपल डिक्लेयर भी कर लेते हैं, तो लेट टाइमर आईडी, और इसमें स्टार्टिंग में स्टोर कर देते हैं अनडिफाइंड। अब ये कोड क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट मेथड हमारा रन होगा, यानी कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा टी टाइम के बाद। लेकिन अगर ये टाइम हमारा एक्सपायर हो जाए तो क्लियर टाइम आउट करना है टाइमर आईडी, यानी कि अगर हम पहले कॉल कर ले रहे हैं फंक्शन को, तो हमें क्या करना है, क्लियर करना है अपने टाइमर आईडी को और दोबारा से टाइमर आईडी स्टोर करना है। इस वजह से हमने इसमें अनडिफाइंड स्टोर कर दिया। अब जब इस कोड को रन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल परफेक्ट, हमारा यहाँ पे कोड हो चुका है एक्सेप्टेड। इसको सबमिट करते हैं, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस फंक्शन इन पैरेलल। अब डिस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं तो गिवन एन एरे ऑफ असिंक्रोनस फंक्शन फंक्शंस, एक फंक्शंस नाम का हमें एरे प्रोवाइड किया गया है, उसमें क्या है, सिर्फ असिंक्रोनस फंक्शन अवेलेबल है। और ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस हमें रिटर्न करना है। ईच फंक्शन इन द एरे एक्सेप्ट नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई किसी भी फंक्शन के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस, और ये रिटर्न करते हैं एक प्रॉमिस को। ऑल द प्रोमिसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, और ये प्रोमिसेस क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही तो इनके पॉइंट जब पढ़े यहाँ पे, व्हेन ऑल द प्रोमिसेस रिटर्न्ड फ्रॉम द फंक्शंस वर रिजॉल्व, अगर सभी प्रोमिसेस रिजॉल्व हो रही हैं सक्सेसफुली इन द पैरेलल, द रिजॉल्व वैल्यू ऑफ प्रॉमिस शुड बी एन एरे ऑफ ऑल द रिजॉल्व वैल्यूज, यानी कि जितनी भी रिजॉल्व वैल्यूज हुई हमारी प्रोमिसेस के थ्रू, उसको क्या करना है, एक रिजॉल्व वैल्यू के एज एन एरे फॉर्म में हमें रिटर्न करना है। ऑफ द promises in the same order as they were in the functions, और जो रिजॉल्व वैल्यू है वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में हमारे फंक्शंस अवेलेबल थे एरे के अंदर। एंड द प्रॉमिस शुड रिजॉल्व व्हेन ऑल द asynchronous फंक्शन इन द एरे हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन इन पैरेलल, यानी कि प्रॉमिस रिजॉल्व तभी होनी चाहिए जब सभी हमारे एरे के अंदर फंक्शंस अवेलेबल जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, तब हमें प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, राइट। अब हम नीचे और पढ़ते हैं इसको सिंपल, और फिर समझते हैं। रिजेक्ट कब करना है, when any of the promises returned from function were rejected, तो promise should also reject with the reason of the first rejection। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोमिसेस अवेलेबल है, राइट, P1 P2 हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये सभी रिजॉल्व हो रही हैं तो रिजॉल्व वैल्यू एज एन एरे फॉर्म में हमें रिटर्न करना है, और अगर इनमें से एक भी रिजेक्ट हो गई है तो इन सभी प्रोमिसेस को हमें रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट मैसेज के साथ में हमें अपनी न्यू प्रॉमिस जो इन सभी के साथ रिटर्न हो रही है उसको फिर उस रिजेक्ट वैल्यू के साथ हमें क्या करना है,
रिटर्न करा देना है, राइट? और हमें सॉल्व करना है प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन के बिना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमने एक प्रॉमिस रिटर्न की है, न्यू प्रॉमिस, और रिजॉल्व हो रही है एक टाइम के बाद, दैट इज 100 यानी 200 टाइम के बाद इसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करके हमें रिटर्न करना है 5, और जो इसका टाइम है वो 200 है, तो रिजॉल्व हो गई हमारी प्रॉमिस और 5 रिटर्न कर दिया। जब सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल में दो प्रोमिसेस हैं। सबसे पहली प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है वो भी 1 के साथ, सेकंड प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है, यानी यहाँ पे देखो रिजेक्ट, वो भी एरर के साथ, और इसका टाइम है 100 मिली सेकंड, ठीक है, सेट टाइम आउट प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे दो प्रोमिसेस हैं, इनमें से एक तो रिजॉल्व हो रही है, दूसरी हमारी रिजेक्ट हो रही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो रिजेक्टेड आएगा, और उस मैसेज के साथ जो रिजेक्ट वाली मैसेज यानी रिजेक्ट वाली प्रॉमिस हमें रिटर्न करेगी। बस सिंपल सा मतलब इसका इतना है। अब हम लोग सिंपल इसमें कोड करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक न्यू प्रॉमिस को, तो सिंपल न्यू प्रॉमिस रिटर्न करते हैं अपनी इससे। एंड ये प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें रिजॉल्व वैल्यू होगी और रिजेक्ट वैल्यू होगी, ये प्रोवाइड कर दिया। परफेक्ट। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम एक एरे रिजल्ट क्रिएट करते हैं, रिजल्ट नाम का एरे, और इसमें क्या हम लोग अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा फंक्शंस था, ये हमारा एरे है, तो इसकी जो एरे की लेंथ है उसको भी स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। क्यों बार बार फंक्शन डॉट लेंथ हमें यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट, और इसमें स्टोर कर लेता हूँ फंक्शंस डॉट लेंथ। परफेक्ट, इसकी भी लेंथ हमने एक्सेस कर ली। अब हम क्या करेंगे, अपने एरे को आइटरेट करेंगे जहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल है। सिंपल हम लोग फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर लूप लेट आई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलना है हमें आई लेस देन काउंट, यानी कि जहां तक फंक्शन की लेंथ है वहां तक हमें चलना है, और आई को करते जाओ प्लस प्लस। देन हमें क्या करना है, अपने हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। मैं यहाँ पे लेट लिख दूं पहले, तो हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए फंक्शंस जो ith इंडेक्स पे अवेलेबल है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करो, और जो रिजल्ट मिल रहा है डॉट देन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लिखता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट टफ लग रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के बेसिक आपके खराब है, तो इन बेसिक्स को पहले सही करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है, तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स मिला है उसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे उसके ith इंडेक्स पे। जो रिजल्ट है उसके ith इंडेक्स पे हम लोग स्टोर करेंगे अपने रिस्पॉन्स को। परफेक्ट। ये जो फंक्शन को जब एग्जीक्यूट किया और जो हमें रिस्पॉन्स मिला उसको हमने कहाँ स्टोर किया, रिजल्ट के ith इंडेक्स पे, क्योंकि रिजल्ट हमारा एक एरे है। ये हमने कर लिया। और देन हम क्या करेंगे, अपने काउंट को डिक्रीज करेंगे। जो हमारा काउंट है उसको करो -1 बार, क्योंकि हम हर एक फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। पहले ith इंडेक्स पे आए, देन i-1 पे आओ, देन i-2 पे आओ, क्योंकि फंक्शन लेंथ है हमारी काउंट, यानी कि हर एक फंक्शन को हमें एक बार एग्जीक्यूट करना है और दोबारा से दूसरे फंक्शन पे जंप करना है। ये हमने कर लिया। और अगर यहाँ पे क्या हो, अगर काउंट की वैल्यू 0 हो जाए, सिंपल जो काउंट की वैल्यू है अगर वो 0 हो जाए, क्योंकि फंक्शन को तो हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब अगर कोई फंक्शन बचा ही नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो क्या करो, रिटर्न कर दो हमारे रिजल्ट को। और रिजल्ट को रिजॉल्व करना है किसके साथ, रिजल्ट वेरिएबल के साथ, यानी जो प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व करना है वो भी रिजल्ट के साथ, जो रिजल्ट में वैल्यू है उसके साथ। ये कर लिया। और अगर ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये पूरा लॉजिक है जब प्रॉमिस हमारी रिजॉल्व हो रही है। लेट्स सपोज प्रॉमिस उनमें से कोई रिजेक्ट हो जाए, तो क्या करना है, सिंपल कैच ब्लॉक के थ्रू अपनी एरर को कैच करना है। अब ये एरर ई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एरर एक कॉल बैक फंक्शन लेती है जिसमें हम लोग ई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और सिंपल हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है अपनी प्रॉमिस को ई ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि अगर हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है तो ये सब करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट हो रही है तो सिंपल रिजेक्ट उस एरर मैसेज के साथ, यानी ई हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ प्रॉमिस को क्या करो, रिजेक्ट कर दो। परफेक्ट। ये हम लोगों ने कोड लिख दिया। जब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर, एक एरर आ रही है। देखते हैं एरर क्या आ रही है। सबसे पहले कॉन्स्ट, ओके, यहाँ पे जो कॉन्स्ट है, काउंट क्यों, क्योंकि हम कॉन्स्ट में डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे हमें लेट में करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे डिक्रीज भी कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वेरिएबल में चेंज नहीं होता है। जब इसको अब रन करते हैं, सिंपल, परफेक्ट, अब हमारा कोड जो है वो एक्सेप्टेड हो चुका है। देखो मैं यहाँ से इनको एडिटिंग में नहीं हटाऊंगा। सिंपल जो एरर्स आ रही हैं कोड के दौरान उन्हें हमें समझना है और अच्छे से फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, और दोबारा एरर्स को रिपीट नहीं करना है बस। जब इसको मैं सबमिट करूंगा, परफेक्ट, देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सिंपल देखो, इज ऑब्जेक्ट एम्प्टी, क्या ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्टी है या फिर नहीं। तो गिवन एन ऑब्जेक्ट और एन एरे, रिटर्न इफ इट इज एम्प्टी। हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, ऑब्जेक्ट और एन एरे कोई सा, हमें रिटर्न करना है अगर वो एम्प्टी है कि नहीं है।
एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो की वैल्यूज पेयर, ये हमें पता है सिंपल. एन एम्प्टी एरे कंटेन्स नो एलिमेंट. यू मे अज्यूम द ऑब्जेक्ट और एरे इज द आउटपुट ऑफ जेसन डॉट पार्स. ये हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. हमें देखना है सिंपल, या तो हमारा एरे या फिर ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो रिटर्न करना है ट्रू, और अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स. जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर्ड है तो उसने रिटर्न किया फॉल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्टी है तो रिटर्न करना है ट्रू. बस सिंपल इतना काम है हमारा, और कुछ नहीं है. बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए चार, वो सब एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है. तो यहाँ पे चेक करने के लिए सिंपल अपने इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और कीज में मैं क्या पास करूंगा, ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल का नाम यानी ओबीजे, और अगर इसकी लेंथ यानी डॉट लेंथ वो है 0 के इक्वल, यानी ट्रिपल इक्वल 0 के है, तो सिंपल क्या रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है ट्रू. फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्टी है. और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स. तब हमें रिटर्न करना है अपनी फॉल्स वैल्यू को कि ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं है. सिंपल चेक करो, अगर लेंथ ऑब्जेक्ट की 0 है तो रिटर्न करना है ट्रू, अगर 0 नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स. इतना सिंपल कोड था. जब इसको रन करते हैं तो हमारा ये हो चुका है एक्सेप्टेड. और इसी के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर के सिंपल क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज में, और यहाँ पे इसको सबमिट भी कर देते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखे. देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ.